स्वागत है आप सभी का कॉमर्स वाणी में। आज के इस वीडियो में हम साझेदार के प्रवेश पर ख्याति गणना के आधार देखेंगे और ख्याति गणना की विधियों के सूत्र देखेंगे। पहले के वीडियो में ख्याति का अर्थ और ख्याति के संबंध में लेखांकन प्रविष्टि हम देख चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ख्याति के संबंध में कि ख्याति की गणना किन आधारों पर की जाती है। गणना के मुख्य आधार दो हैं, औसत लाभ पर आधारित हो सकती है अथवा अधिलाभ पर आधारित हो सकती है। जब भी ख्याति गणना होगी तो उसमें आपके क्वेश्चन में इन दोनों में से कोई सा नाम जरूर होगा कि आपको ख्याति की गणना किसके आधार पर करनी है, ऐसा आपके क्वेश्चन में मेंशन होगा। तो औसत लाभ के संबंध में जब हम गणना करते हैं तो आपको ध्यान में रखना है, औसत लाभों की गणना में गत वर्षों के लाभ लिए जाएंगे, उन गत वर्षों के लाभ में से माइनस किया जाएगा असामान्य लाभ को, प्लस किया जाएगा असामान्य हानि को। तो हमारे पास जो आएंगे वो होंगे समायोजित कुल लाभ। इन समायोजित कुल लाभों के आधार पर हम औसत लाभ ले लेंगे। समायोजित कुल लाभ बटे वर्ष संख्या, जो आपके पास राशि आएगी उसमें से माइनस किया जाएगा साझेदारों का पारिश्रमिक, माइनस किया जाएगा भविष्य का खर्च, प्लस किया जाएगा भविष्य की आय, प्लस किया जाएगा वर्तमान खर्च जो भविष्य में न हो, माइनस किया जाएगा वर्तमान आय जो भविष्य में न हो। तब हमारे पास जो आएगा वही वास्तविक औसत लाभ होगा। जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट में से हम लेस कर देंगे साझेदारों का पारिश्रमिक अगर दिया हुआ है तो ऐसा खर्चा जो भविष्य में होगा अभी नहीं हो रहा है, ऐसी आय जो भविष्य में होगी अभी नहीं हो रही है, तो हम ऐड कर देंगे आय को तो और खर्चे को लेस कर देंगे। लेकिन ऐसा खर्चा जो अभी हो रहा है लेकिन भविष्य में नहीं होगा तो उसे हम ऐड करेंगे, और ऐसी आय जो अभी हो रही है लेकिन भविष्य में नहीं होगी उसे हम लेस करेंगे। तो हमारे पास वास्तविक औसत लाभ आ जाएगा। यहाँ जो औसत लाभ लिया जाता है वो आपका वास्तविक औसत लाभ ही लिया जाता है, यानी ख्याति की गणना अगर औसत लाभ के आधार पर दी गई है तो हमें वास्तविक औसत लाभ ही लेना चाहिए। अब क्वेश्चन में कई बार क्या होता है कि इनमें से कोई सी सूचना नहीं होती है, केवल आपको गत वर्षों के लाभ दिए गए होते हैं और एक आपकी पारिश्रमिक राशि दी गई होती है। गत वर्षों के लाभ दिए हुए बीच का समायोजन नहीं दिया गया तो ये वाली प्रोसेस पूरी हटा दो और उसके बाद ये वाली जो राशि है उसमें से सीधा पारिश्रमिक लेस कर दो। आगे की एडजस्टमेंट है नहीं तो उन्हें छोड़ दो। मेरे कहने का मतलब है आपकी कैलकुलेशन मैक्सिमम इतनी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक क्वेश्चन में ही ये कैलकुलेशन आपसे करवाई जाए। अब हम चलते हैं अधिलाभ। तो अधिलाभ के संबंध में हम फॉर्मूला यूज करेंगे। अधिलाभ को इंग्लिश में कहा जाता है सुपर प्रॉफिट। इसके लिए आपका वर्ड यूज होता है एवरेज प्रॉफिट। तो जो आपका अधिलाभ है उसे ज्ञात करने का सूत्र होता है औसत लाभ जैसा हम ज्ञात करेंगे माइनस सामान्य लाभ, एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर दिया जाएगा तो सुपर प्रॉफिट आ जाता है। एवरेज प्रॉफिट तो हमने यहाँ कैलकुलेशन करना देखा है कैसे करते हैं, लेकिन सामान्य लाभ के लिए आपको अलग से देखना होता है कि उसकी गणना कैसे करते हैं। तो आपकी जो विनियोजित पूंजी है उस विनियोजित पूंजी का हम NRR से मल्टीप्लाई लेकर अपॉन 100 कर देते हैं। यहाँ NRR का मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। सामान्य प्रत्याय दर क्वेश्चन में दी गई होगी कि व्यवसाय में विनियोजित राशि पर इस दर से सामान्य रूप से प्रतिफल प्राप्त किया जा सकता है। इस तरीके से एक लाइन दी गई होगी
जिसे हम यहाँ पर यूज करेंगे तो सामान्य लाभ आ जाएगा। और विनियोजित पूंजी अगर आपके क्वेश्चन में न दी गई हो तो विनियोजित पूंजी का फॉर्मूला होता है कुल संपत्तियां माइनस कुल बाहरी दायित्व। यहाँ बाहरी दायित्व का मतलब है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज भी हैं और करंट लायबिलिटीज भी हैं। लायबिलिटीज साइड की आपकी कैपिटल को छोड़ दीजिए, रिजर्व सरप्लस को छोड़ दीजिए, तो जो आपके पास पीछे बचेगा उसको आपको बाहरी दायित्व के रूप में लेना है, जबकि कुल संपत्तियां सभी होंगी जो असेट साइड में दी गई हैं, लेकिन नॉन ट्रेड असेट्स को यहाँ काउंट नहीं करते हैं। ऐसी संपत्तियां जो गैर व्यापारिक प्रकृति की होती हैं उनको हम यहाँ पर नहीं लेते हैं। या आपके क्वेश्चन में कुल संपत्तियों में कई बार ख्याति भी जुड़ी हुई बताई हुई होती है जो पहले से मौजूद थी, जबकि हम ख्याति की गणना कर रहे होते हैं तो उस कुल संपत्तियों में ख्याति को आपको अलग करके फिर यहाँ पे शामिल करना है। इन दोनों का आप अर्थ समझ लीजिए अच्छे से, तो आपको इसे रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने व्यापार में पैसा लगाकर व्यापारिक गतिविधियां करते हुए संचालन के दौरान जो कुछ आपने कमाया है वो सारा आपका औसत लाभ है। कहने का मतलब व्यापार किया उससे जितने आपको लाभ हो रहे हैं व्यापारिक क्रियाओं के, वो सारे लाभ आपके औसत लाभ हैं। जबकि आप अधिलाभ की बात करते हैं तो अधिलाभ आपका होता है कि आपने ये पैसा व्यापार में लगाया, इसकी बजाय आप कहीं बाहर लगाते। बाहर लगाने का मतलब है आपके पास दूसरा विकल्प क्या था, कहीं और लगाकर आप वहाँ से कितना कमाते, तो वहाँ से जितना आप कमाते वो आपका सामान्य लाभ होता। और आपने यहाँ लगाकर कितना ज़्यादा कमा लिया, यहाँ लगाकर मतलब व्यापार में लगाकर कितना ज़्यादा कमा लिया, तो जो ज़्यादा कमाया वही आपका अधिलाभ है। तो कई बार ऐसी परिस्थितियां बनेगी जबकि आपका अधिलाभ माइनस में जाएगा, ऋणात्मक होगा। तो ये ध्यान रखना है आपको, अधिलाभ कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, क्योंकि अधिलाभ की परिभाषा के अनुसार या अधिलाभ के अर्थ के अनुसार जब हम देखते हैं तो अधिलाभ केवल सामान्य लाभों से ऊपर कमाया हुआ व्यापारिक लाभ है। इसका मतलब आपने अगर सामान्य लाभों से ऊपर कमाया ही नहीं है तो आपके पास अधिलाभ है ही नहीं, ऋणात्मक होने का कोई सवाल बनेगा ही नहीं। हानि होने का मतलब होगा कि सामान्य लाभ आपका ज़्यादा होगा और व्यापार में पैसा लगाकर आपने कम कमाया है, यानी व्यापार से रिटर्न आपको कम मिला है। तो कम मिला है उस कंडीशन में अधिलाभ आपके पास शून्य है। अधिलाभ को कभी ऋणात्मक रूप में नहीं रखना है। इसके बाद में हम ख्याति गणना की विधियां देखते हैं। तो ख्याति गणना की विधियों में एक तो आपकी है वर्षों की क्रय विधि, इसे गुणा विधि भी बोलते हैं। अगर आपको ख्याति की गणना औसत लाभ पर आधारित दी गई हो तो हम औसत लाभ इंटू वर्ष संख्या रख देंगे। अगर आपको अधिलाभ पर आधारित दी गई हो तो अधिलाभ इंटू वर्ष संख्या रख देंगे। अगर आपके क्वेश्चन में पूंजीकरण विधि का सूत्र लिखा हो कि हमें ख्याति की गणना पूंजीकरण विधि से करनी है, तो ऐसी दशा में ख्याति की गणना का एक तो फॉर्मूला होगा औसत लाभ अपॉन सामान्य दर मल्टीप्लाई 100 कर देंगे और माइनस कर देंगे विनियोजित पूंजी। इसकी बजाय आपका फॉर्मूला ये भी हो सकता है जो अधिलाभ पर आधारित होगा, अधिलाभ बटे सामान्य दर इंटू 100। वार्षिकी विधि द्वारा ख्याति की गणना करते हैं तो यहाँ ख्याति का फॉर्मूला होगा औसत लाभ इंटू 1 रुपये का वर्तमान मूल्य या अधिलाभ इंटू 1 रुपये का वर्तमान मूल्य। पूंजीकरण विधि में आप फॉर्मूला चाहे किसी का भी लगाइए, आपके क्वेश्चन में मेंशन नहीं है औसत लाभ है कि अधिलाभ, तब आपका आंसर दोनों में सेम ही आएगा। औसत लाभ के आधार पर लेने पर माइनस विनियोजित पूंजी करना है, अधिलाभ के आधार पर लेने पर माइनस विनियोजित पूंजी नहीं करना है, क्योंकि अधिलाभ की गणना करते समय हमने विनियोजित पूंजी का समायोजन कर लिया था। वार्षिकी विधि में भी हम 1 रुपये के वर्तमान मूल्य को लेते हैं
तो 1 रुपये का वर्तमान मूल्य जो लेंगे उसमें आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी कितनी है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 कितना है, और औसत लाभ पर आधारित है तो औसत लाभ ले लेंगे, अधिलाभ पर आधारित है तो अधिलाभ ले लेंगे। एक आपको एक्स्ट्रा लाइन ध्यान में रखनी है कि अगर आपके क्वेश्चन में गत वर्षों के लाभों की टेंडेंसी जो है, प्रवृत्ति जो है वो लगातार बढ़ने की है या लगातार डाउन होने की है, तो उस कंडीशन में आपको औसत लाभ की बजाय भारित औसत लाभों से अपने प्रश्न को हल करना है। भारित औसत लाभों से हम क्या करते हैं, लाभ की राशि को भार दे देते हैं। भार आपके क्वेश्चन में नहीं दिया गया हो तो हम 1 2 3 4 5 ऐसे कंटिन्यू वेट दे देते हैं और वेट को प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करके वेटेड प्रॉफिट कैलकुलेशन कर लेते हैं। जो कुछ आपके पास आता है वेटेड प्रॉफिट, उस वेटेड प्रॉफिट के अनुसार हम यहाँ पर फॉर्मूला यूज करते हैं। तो फॉर्मूला यहाँ बन जाता है टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ वेट्स या टोटल वेट्स। आपके वेट्स की काउंटिंग जितनी होगी उसका डिवाइड करने से औसत लाभ आ जाएगा। फिर ये समायोजन किए जाते हैं, अगर है तो, नहीं तो आपका भारित औसत लाभ के अनुसार फॉर्मूला यूज हो जाता है। इस वीडियो में हम इतना ही शामिल करेंगे। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियोज़ में काउंट करेंगे। कॉमर्स वाणी में जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिए।